नमस्कार। बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बुद्धलेश्वर राम। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। कथन 2, यह संविधान के अनुच्छेद 41 में डीपीएसपी की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। कथन 3, इसका उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, ऑप्शन सी, केवल 1 और 3, ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है, अतः कथन 1 सही नहीं है। कथन 2, भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को आपूर्ति आर्थिक भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता के मामले में और अन्य अवांछित मामलों में अपनी नागरिकता को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है, अतः कथन 2 सही है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है, अतः कथन 3 भी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या संभावना WPP 2022 रिपोर्ट जो 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 8 बिलियन होने का अनुमान लगाती है, निम्नलिखित किस संगठन द्वारा जारी की गई है? कथन 1, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। कथन 2, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग। कथन 3, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, केवल 1, ऑप्शन बी, केवल 2, ऑप्शन सी, केवल 1 और 2, ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। विश्व जनसंख्या संभावना का 2022 रिपोर्ट आधिकारिक यूनाइटेड नेशन एस्टीमेट एंड प्रोजेक्शन का 27वां संस्करण है। इसे संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के जनसंख्या प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। यह ऐतिहासिक जनसंख्या की प्रवृत्ति के विश्लेषण द्वारा रेखांकित 237 देशों या क्षेत्रों के लिए 1950 से वर्तमान तक जनसंख्या अनुमान प्रस्तुत करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, आर वेंकट रमणी, ऑप्शन बी, मुकुल रोहतांगी, ऑप्शन सी, के वेणुगोपाल, ऑप्शन डी, अल्पपेश मिश्री। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर वेंकट रमणी। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमणी भारत के नए अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के न्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी और केंद्रीय कार्यपालिका का एक अंग होता है। अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करने का काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है।
महान्यायवादी के तौर पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कुछ योग्यता रखनी होती है, जैसे कि वे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो, यानी वह भारत का नागरिक हो, उसे हाई कोर्ट के जज के रूप में काम करने का 5 साल का अनुभव हो, या किसी हाई कोर्ट में वकालत का 10 सालों का अनुभव हो, या फिर राष्ट्रपति के विचार में वे कानून मामलों का जानकार हो। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सहकारी बैंकों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा यसी कथन सत्य है? ऑप्शन ए, कथन ए, इसकी स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के मुताबिक की जाती है। कथन 2, इनका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किया जाता है। कथन 3, इनका प्रशासन एवं इनको विनियमित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है। ऑप्शन ए, केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 1 और 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1 और 2। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पर्याप्त पूंजी नहीं होने के कारण महाराष्ट्र के लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बता दें कि सरकारी बैंकों का गठन और परिचालन सहकारिता के आधार पर किया जाता है। सहकारी यानी साथ मिलकर काम करना। सहकारी बैंकों का प्राथमिक लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि अपने सदस्यों को बेहतर सेवाएं और उत्पादन प्रदान करना होता है। कोऑपरेटिव बैंकों की स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के मुताबिक की जाती है, अतः कथन 1 सही है। इसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किया जाता है, अतः कथन 2 भी सही है। इसका प्रशासन राज्य सरकार देखती है, जबकि इनको रेगुलेट करने यानी विनियमित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है, अतः कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ई बाल निदान पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन पोर्टल ई बाल निदान को नया रूप दिया गया है। कथन 2, इस पोर्टल को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विकसित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यह कथन सत्य है या है? ऑप्शन ए, केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन पोर्टल ई बाल निदान को नया रूप दिया गया है, अतः कथन 1 सही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समन्वित कामकाज और बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2015 की धारा 13 सब क्लोज 2 के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए NCPCR ई बाल निदान पोर्टल पर सभी SCPCR तक पहुंच प्रदान करेगा, अतः कथन 1 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, इसे केवल ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। कथन 2, इसे युवा मामले और खेल मंत्रालय के तत्वाधान में लागू किया जा रहा है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यह सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2।
ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना शुरू की गई है, अतः कथन एक सही नहीं है। इसे युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में क्रियान्वित किया जा रहा है, अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निर्यात तैयारी सूचांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। कथन 2, निर्यात तैयारी सूचांक 2021 में गुजरात शीर्ष पर है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यह से कथन सत्य है? यह है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण संयंत्र की शुरुआत की गई है। यह सुविधा 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर शहर में स्थापित 2 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूहों में से एक में स्थित है। भारत इस लिथियम सेल निर्माण संयंत्र की मदद से लिथियम बैटरी के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हासिल करना चाहता है। साथ ही चीन और अन्य देशों पर लिथियम बैटरी के लिए निर्भरता कम होगी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क के कृषि केंद्र की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम में हाल ही में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क के कृषि केंद्र की बैठक आयोजित हुई। बैठक का उद्देश्य सार्क के प्रतिनिधि देशों में स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा। बैठक की अध्यक्षता संस्थान निर्देशक डॉक्टर आज़ाद सिंह पावर ने की। सार्क प्रतिनिधि के रूप में किंजेंग गिलेसेन और डॉक्टर ग्रिसन जर्ज विशिष्ट अतिथि रहे। गौरतलब है कि भारत एवं अन्य सार्क देशों में समेकित कृषि प्रणाली खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा की दूरी है। हमारी देश खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित है, लेकिन शोषण सुरक्षा की चुनौती अभी भी व्याप्त है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ निर्मित किया जा रहा है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, ऑप्शन बी तमिलनाडु के चेन्नई में, ऑप्शन सी गुजरात के भावनगर में, ऑप्शन डी पुदुचेरी में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात के भावनगर में। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर में बनेगा। यह टर्मिनल सालाना 5 लाख टन की क्षमता वाला होगा। इसे करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस ब्राउनफील्ड बंदरगाह परियोजना के पहले चरण में 1300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यहाँ भावनगर में 35 लाख कंटेनर की क्षमता वाली एक क्विल्टक एवं वाइट कार्गो टर्मिनल के साथ नौका सेवा टर्मिनल का भी विकास किया जाएगा। सीएनजी परिवहन के लिए तट पर बुनियादी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस परियोजना के चलते सालाना तौर पर भावनगर बंदरगाह की कार्गो क्षमता को 90 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि गुजरात देश का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां सीएनजी और एलएनजी दोनों के लिए टर्मिनल मौजूद होंगे।
राज्य सरकार के अनुसार इस परियोजना से भावनगर और आसपास के क्षेत्रों में युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। ये आखिरी प्रश्न था। आपके लिए हम एक अभ्यास प्रश्न दे रहे हैं। रियांग आदिवासी अभी सुर्खियों में है, ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी सिक्किम। इस प्रश्न का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ में आप ये भी बताएं कि आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसे लगा। यदि आपके लिए हमारा यह प्रोग्राम उपयोगी हो तो हमारे चैनल बालकृष्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन अवश्य प्रेस कीजिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवश्य जुड़िए, खासकर हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवश्य जुड़िए, क्योंकि इससे जुड़ने से आपको ये फ़ायदा होगी क्योंकि इसमें हम आपको PDF फ्री दे रहे हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन टेस्ट एग्ज़ाम भी फ्री कंडक्ट करा सकेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशंस में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।